अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। बीएड फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें पूछा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की विस्तृत विवेचना कीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से हम क्या समझते हैं? 10+2+3 की शैक्षिक संरचना को स्पष्ट कीजिए। अथवा 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। अथवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की कहाँ तक पूरक है, स्पष्ट कीजिए। अथवा शिक्षा के इतिहास में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 को एक सार्थक कदम क्यों कहा जाता है? उत्तर में दिया है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। प्राचीन काल में भारत में बालक की शिक्षा का प्रारंभ 5 वर्ष की आयु से होता था तथा 25 वर्ष की आयु तक शिक्षा ग्रहण करता था, जिसमें ब्राह्मण 6 वर्ष की आयु और क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष और वैश्य 12 वर्ष आयु के उपनयन संस्कार के पश्चात बाद गुरुकुलों में शिक्षा ग्रहण करने जाते थे। शूद्र की शिक्षा ग्रहण करने की व्यवस्था न थी। शिक्षा के 2 स्तर होते थे, प्राथमिक और उच्च। इसी प्रकार बौद्ध युग में भी शिक्षा के 2 स्तर होते थे। शिक्षा प्रणाली पर सर्वप्रथम 1882 में हंटर कमीशन ने विचार किया। उसने शिक्षा के अनेक चरण प्रस्तावित किए। उस समय 10 वर्ष की एंट्रेंस, 2 वर्ष की FA, 2 वर्ष की स्नातक और 2 वर्ष की परास्नातक स्नातकोत्तर प्रणाली प्रचलित थी। 10 वर्ष की शिक्षा विद्यालयों में, शेष शिक्षा विश्वविद्यालय में दी जाती थी। 1917-1919 में सैडलर कमीशन ने अनुभव किया कि शिक्षा की प्रकृति में परिवर्तन लाना आवश्यक है, अतएव उसने 10+2+3 शिक्षा प्रणाली प्रस्तावित की और विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए पृथक यानी अलग बोर्ड गठित करने की सिफारिश की। 10 वर्ष की हाई स्कूल, 2 वर्ष की इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड के अधीन कर 3 वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के अंतर्गत रखने का आग्रह किया। फिर आगे दिया है सन 1948-49 में राधाकृष्णन कमीशन ने भी 10+2+3 शिक्षा प्रणाली लागू करने की सिफारिश की तथा माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा के आधार पर गठित करने की सिफारिश की। सन 1952-53 में मुदालियर कमीशन ने 8+3+3 शिक्षा प्रणाली प्रस्तावित की। 8 वर्ष की प्राथमिक, 3 वर्ष की हाई स्कूल और 3 वर्ष की स्नातक व्यवस्था को प्रस्तावित किया। माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था को समाप्त करने पर बल दिया। आगे दिया है सन 1960 में योजना आयोग ने 12 वर्ष की विद्यालय शिक्षा तथा 3 वर्ष की स्नातक शिक्षा पर बल दिया। 1961 में कुलपतियों के अधिवेशन में भी यह तथ्य दोहराया गया। सन 1962 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने भी इसी विकल्प को दोहराया और कोठारी कमीशन ने भी यही सिफारिश की और अंत में सन 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत संपूर्ण देश में 10+2+3 शिक्षा व्यवस्था लागू कर दी गई। शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली का अर्थ 10+2+3 का अर्थ इस प्रकार समझा जा सकता है कि 10 के अंतर्गत कक्षा 1 से 10 की प्राप्त की जाने वाली शिक्षा और यह शिक्षा 6 से 16 वर्ष आयु तक प्राप्त की जा सकती है। 2+2 के अंतर्गत 11-12 की प्राप्त की जाने वाली शिक्षा प्रणाली आती है। इन 2 वर्षों में सामान्य एवं विशेष दोनों प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाएगी।
वह शिक्षा 16 से 18 वर्ष की आयु तक चलेगी। +3 का तात्पर्य 12 वर्ष की शिक्षा के पश्चात 3 वर्षीय उच्च शिक्षा की प्रथम उपाधि स्नातक उपाधि हेतु निर्धारित अवधि होगी। इस अवधि में शिक्षार्थी को सामान्य एवं विशेष दोनों में किसी भी शिक्षा के विषयों की शिक्षा प्रदान की जाएगी। यह शिक्षा 18 से 21 वर्ष की आयु तक प्राप्त की जा सकती है। सन 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत संपूर्ण देश में 3 वर्ष का डिग्री स्नातक पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रमुख विशेषताएं। उन्नीस की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। प्रस्तावना: मानव इतिहास के उदय से लेकर अब तक शिक्षा के विकास तथा अभिवृद्धि की प्रक्रिया को सातत्य प्रदान किया है। प्रत्येक देश ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक पहचान के लिए अपनी शिक्षा प्रणाली विकसित की और समय की चुनौती को स्वीकार किया। इसी में इतिहास में ऐसे भी क्षण आए जब परंपरागत प्रक्रिया को नई दिशा दी गई। ऐसा ही क्षण आज है। देश आर्थिक तकनीकी विकास की उस अवस्था पर पहुंच गया जहां सर्जित परिसंपत्तियों का अधिकतम लाभ सभी वर्गों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाना है। शिक्षा इस उद्देश्य की प्राप्ति का राजमार्ग है। इस उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए भारत सरकार ने जनवरी 1985 में घोषणा की कि देश के लिए एक नई शिक्षा नीति की रचना की जाएगी। विद्यमान शिक्षा की सघन समीक्षा देश भर में बहस कराकर की गई और देश के विभिन्न भागों से प्राप्त विचारों तथा सुझावों का अध्ययन सतर्कतापूर्वक किया गया। 1968 की शिक्षा नीति और उसके बाद स्वतंत्रता। 1968 की शिक्षा नीति और उसके बाद क्या हुआ, इसमें देखते हैं। स्वतंत्र भारत में 1968 की शिक्षा नीति एक महत्वपूर्ण कदम रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय प्रगति, सामान्य नागरिकता तथा संस्कृति की भावना और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना रहा है। इसने शिक्षा प्रणाली के क्रांतिकारी नवनिर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया। सभी स्तरों पर शिक्षा के गुणात्मक सुधार, विज्ञान तथा तकनीकी पर विशेष ध्यान, नैतिक मूल्यों के विकास तथा शिक्षा और जीवन के पारस्परिक संबंधों को घनिष्ठ बनाने पर बल दिया। 1968 की नीति के अनुसार शिक्षा के सभी स्तरों पर शैक्षिक सुविधाओं का प्रसार किया। 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ग्राम क्षेत्रों की 90% जनता के लिए विद्यालय सुविधाएं प्राप्त हैं। अन्य स्तरों पर भी वांछित सुविधाओं में भी प्रगति हुई। संपूर्ण देश में शिक्षा की सामान्य संरचना की स्वीकृति और अधिकांश राज्यों में 10+2+3 शिक्षा पद्धति का अनुसरण महत्वपूर्ण घटना है। लड़के लड़कियों के सामान्य पाठ्यक्रम के अतिरिक्त विज्ञान तथा गणित की अनिवार्य शिक्षा कार्य अनुभव को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। फिर आगे इसमें दिया उपाधि स्तर पर। उपाधि स्तर पर पाठ्यक्रम की पुनर्रचना की गई। स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा तथा अनुसंधान के लिए सेंटर फॉर एडवांस इंडस्ट्रीज खोले गए, जिससे क्षितिज जनशक्ति की आवश्यकता यानी शिक्षित जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षमता प्राप्त हुई। यूँ तो उपरोक्त उपलब्धियां प्रभावशाली थीं, किंतु 1968 की शिक्षा नीति में सम्मिलित अनेक कार्यों को संगठनात्मक सहयोग प्राप्त नहीं हो सका। उनकी रणनीति विनियोग को आर्थिक सहायता न मिल सकी। परिणाम यह हुआ कि अधिक गुण मात्रा उपयोग तथा आर्थिक ढांचे में निरंतर वृद्धि होती रही
और अब इन सभी को प्राथमिकता देकर हल किया जाना आवश्यक है। भारत में शिक्षा आज चौराहे पर खड़ी है। सामान्य रेखीय प्रसार और ना ही विद्वान स्थिति और सुधार की प्रकृति इन परिस्थितियों का सामना कर सकती है। भारतीय चिंतन के अनुसार मानव एक सकारात्मक एसेट तथा बहुमूल्य राष्ट्रीय स्रोत है, जिसका विकास सावधानीपूर्वक गतिशीलता के साथ किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की अभिवृद्धि विभिन्न प्रकार की समस्याओं तथा आवश्यकताओं को प्रस्तुत करती है। जन्म से मरण तक चलने वाली शिक्षा की इस जटिल तथा गतिशील प्रक्रिया का नियोजन सुसंबद्ध रूप से किया जाना चाहिए और पूरी निष्ठा के साथ इसका क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। भारत का राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन ऐसी अवस्था से गुजर रहा है जहां पूर्ण स्वीकृति दीर्घकालीन मूल्यों का विनाश हो रहा है। इसी दबाव में धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, जनतंत्र तथा व्यावसायिक नैतिकता पिस रहे हैं। निर्बल संरचना तथा समाज सेवा के कारण ग्राम क्षेत्रों को प्रशिक्षित युवाओं का लाभ उस समय तक नहीं मिल पाएगा जब तक नगर ग्राम के भेद समाप्त नहीं होंगे और रोजगार के अवसरों में वृद्धि नहीं होगी। आने वाले दशकों में देश की जनसंख्या वृद्धि की गति को धीमा करना होगा। स्थितियों में शिक्षा प्रसार तथा साक्षरता में वृद्धि इस समस्या को हल करेगी। आने वाले दशक अत्यंत संघर्ष के होंगे। इनमें अनेक प्रकार के अवसर होंगे। नए वातावरण का लाभ उठाने के लिए मानव विकास के नए प्रतिमानों की संरचना करनी होगी। नई पीढ़ी में नव विचार तथा सृजनात्मकता को ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। सामाजिक न्याय तथा मानवीय मूल्यों के प्रति इस पीढ़ी में प्रतिबद्धता होनी चाहिए। इन सब का अर्थ है उच्च शिक्षा। इनके अतिरिक्त सरकार के सपक्ष देश के लिए नई शिक्षा नीति प्रस्तुत करने की आवश्यकता नवीन चुनौतियों तथा सामाजिक आवश्यकताओं ने उत्पन्न की है। परिस्थिति का सामना यूं ही न हो सकता। शिक्षा की भूमिका तथा मूल्य तत्व। राष्ट्रीय संदर्भ में शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य है। हमारे सर्वांगीण विकास, भौतिक तथा आध्यात्मिक विकास के लिए आधारभूत तत्व है। शिक्षा उभय सांस्कृतिक भूमिका प्रस्तुत करती है। यह राष्ट्रीय एकता में योगदान देने वाली संवेदनात्मक तथा प्रतिबंध को प्रकट कर वैज्ञानिक मनोवृत्ति एवं मानसिक स्वतंत्रता एवं भावना विकास विकसित कर समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता तथा जनतंत्र का विकास संविधान के अंतर्गत करती है। अर्थव्यवस्था के सभी स्तरों पर शिक्षा जनशक्ति का विकास करती है। राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता की पूरी गारंटी शोध एवं विकास के माध्यम से शिक्षा प्रदान करती है। कुल मिलाकर शिक्षा वर्तमान तथा भविष्य में एक विशेष विनियोग है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की यह मूल कुंजी है। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली जिन आधारों पर विकसित हो रही है उसके मूल सिद्धांत संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की अवधारणा यह है कि वांछित स्तर तक जाति, धर्म, क्षेत्र तथा लिंग के भेदभाव के बिना शिक्षा के अवसर समान रूप से प्रदान किए जाने चाहिए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त धन के साथ पाठ्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जाएंगे। 1968 की नीति में प्रस्तावित सामान्य शिक्षा प्रणाली को अपनाने के लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली सामान्य शैक्षिक संरचना पर विचार करती है। देश के सभी भागों में 10+2+3 प्रणाली को स्वीकार कर लिया गया है। 10 वर्षीय व्यवस्था के पुनर्विभाजन, 5 वर्षीय आरंभिक, 3 वर्षीय अपर प्राइमरी, 2 वर्षीय हाई स्कूल के प्रयास चल रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का
आधार एक सामान्य पाठ्यक्रम की संरचना है जिसमें सामान्य मूल विषयों के साथ साथ अन्य विषय लचीले होंगे। सामान्य मूल विषयों में भारतीय स्वाधीनता का इतिहास, संवैधानिक प्रतिबंध तथा राष्ट्रीय एकता के अन्य तत्व होंगे। ये तत्व विषय क्षेत्र से पृथक होंगे और इस प्रकार बनाए जाएंगे जिससे भारत की सामान्य सांस्कृतिक विरासत, समतावाद, जनतंत्र, धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों का विकास लिंग भेद के बिना होगा। वर्तमान की रक्षा, सामाजिक बुराइयों को दूर करना, छोटे परिवार के मानकों का निर्माण तथा वैज्ञानिक स्वभाव विकसित हो। सभी प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रम इस प्रकार बनाए जाएंगे कि जो धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को पूरी निष्ठा के साथ विकसित करेंगे। भारत ने विश्व को एक परिवार माना है और इस आधार पर राष्ट्रों के मध्य शांति एवं अवबोध बनाए रखने की आवश्यकता अनुभव की है। इस पुरातन परंपरा का निर्वाह करने के लिए इस विश्व मत को सशक्त बनाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शांतिपूर्ण अस्तित्व को नई पीढ़ी में अभिप्रेरित करें। इस तत्व को नकारा नहीं जा सकता। समानता के विकास के लिए समानता के अधिकतम अवसर प्रदान करने के साथ उसमें सफलता प्राप्त करना भी आवश्यक है। इन्हीं आधारभूत पाठ्यक्रम के माध्यम से आंतरिक समानता को जागृत करना है, जन्म से प्राप्त तथा सामाजिक परिवेश से उत्पन्न पूर्वाग्रह तथा जटिलता को समाप्त करना है। शिक्षा की प्रत्येक अवस्था के लिए अधिगम का न्यूनतम स्तर निर्धारित करना होगा। देश के विभिन्न भागों में रहने वाले व्यक्तियों की संस्कृति तथा सामाजिक व्यवस्थाओं को समझने के लिए पाठ्यक्रम में व्यवस्था करनी होगी। संपर्क भाषा के विकास के लिए विभिन्न भाषाओं में पुस्तकों के अनुवाद करने होंगे तथा बहुभाषी शब्द देने की रचना करनी होगी। नई पीढ़ी को अपने ढंग से अपने प्रतिभा तथा प्रतिभा में भाग की पुनर्खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना। उच्च शिक्षा में सामान्य रूप से तथा तकनीकी शिक्षा में विशेष रूप से अंतर क्षेत्रीय गतिशीलता को विकसित करती है। वांछित योग्यता के द्वारा ऐसे अवसर देने होंगे। विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं का अवमूल्यन हुआ। अनुसंधान तथा विकास, विज्ञान तथा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा जाल बिछा होगा कि विभिन्न संस्थानों के स्रोतों का एकीकरण राष्ट्रीय महत्व की परियोजना में भाग लेने हेतु किया जाए। राष्ट्र को संपूर्ण रूप से शैक्षिक रूपांतर के सभी कार्यक्रमों को असमानताओं को कम करते हुए प्राथमिक शिक्षा के लिए सार्वभौमिकरण, प्रौढ़ साक्षरता, वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी शिक्षा का दायित्व वहन करना होगा। एक सार्थक साझेदारी 1976 के संविधान संशोधन के अनुसार शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। इसके अनुसार केंद्र तथा राज्य सरकारों का दायित्व महत्वपूर्ण। यह दायित्व आर्थिक प्रासंगिक रूप से तात्पर्यपूर्ण है। राज्यों के शैक्षिक दायित्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। केंद्र सरकार राष्ट्रीय तथा समृद्ध विशेषता वाली शिक्षा को लागू करने का दायित्व है। वहन करेगी। शिक्षा के गुणात्मक शिक्षण व्यवसाय के सभी स्तरों पर देश की शैक्षिक आवश्यकताओं के अध्ययन तथा नियंत्रण, कुल मिलाकर निवास के लिए जनशिक्षा, शिक्षा संस्कृति, मानव संसाधन विकास के अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण को आना होगा। शिक्षक पिरामिड का सार्थकता संपूर्ण देश में फैलानी होगी। यह सुमेलता साझेदारी के महत्व को प्रदर्शित करती है। यह सार्थक भी है, चुनौतीपूर्ण भी है। राष्ट्रीय नीति सही मायनों में प्रभावशाली ढंग से चालू की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मूल तत्व। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और उसकी कार्य योजना 1986 के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा राष्ट्रीय रीति संबंधी उजागर होने वाले तत्वों का वर्णन निम्न प्रकार है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मूल तत्व।
राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय शिक्षा सेवा का गठन, प्रांतीय स्तर पर प्रांतीय शिक्षा सेवा का गठन और जिला स्तर पर जिला शिक्षा परिषद के गठन की घोषणा की गई। शिक्षा की व्यवस्था हेतु पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तृतीय भाग में यह स्वीकार किया गया कि शिक्षा मनुष्य का भौतिक तथा आध्यात्मिक विकास करती है। शिक्षा हमारे सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकास, लोकतंत्रीय मूल्यों, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, न्याय, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के विकास और राष्ट्रीय लक्ष्यों, जनसंख्या नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण और आधुनिकीकरण की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। उपरोक्त शिक्षा के अभाव में उपरोक्त गुणों की प्राप्ति नहीं की जा सकती। शिक्षा एक अति उत्तम निवेश है। इस शिक्षा नीति के 11वें भाग में घोषणा की गई कि केंद्र द्वारा अपने बजट में शिक्षा पर 6% प्रावधान करने के अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर जन सहयोग को प्रोत्साहन करने का प्रयत्न किया जाए। संपूर्ण देश में 10+2+3 संरचना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तृतीय भाग में संपूर्ण देश में 10+2+3 शिक्षा संरचना स्वीकार की गई। प्रथम 10 वर्ष की शिक्षा पूरे देश के लिए समान होगी। इसके लिए आधारभूत पाठ्यक्रम होगी। +2 प्रतिभाशाली छात्रों के विश्वविद्यालय शिक्षा हेतु तैयार करने के साथ साथ सामान्य छात्र छात्राओं की विशेष आवश्यकताओं और छात्र छात्राओं की रुचियों और योग्यताओं की व्यावसायिक योग्यता अनुसार व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान। +3 पर छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान की। इसकी प्रमुख विशेषता निम्न प्रकार है। यह देश की सामाजिक सुरक्षा और उसके आधुनिकीकरण में सहायक होगा। चिकित्सा, न्याय, कृषि, विज्ञान तथा तकनीक शिक्षा की उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी जिसके द्वारा समाज की मांगों की पूर्ति होगी। विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन। शिक्षा के 5वें भाग में निम्नलिखित पर बल दिया गया है। शिक्षा के सभी स्तरों पर पुनर्गठन करना, पूर्व प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा की पाठ्यचर्या में सुधार करना, उनके स्तर को उठाने पर बल देना। शिक्षा के सभी स्तरों पर सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की शिक्षा, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर और प्रयोग आदि की शिक्षा पर बल देना। संस्कृति संरक्षण का आधुनिकीकरण में समन्वय पर बल देना। फिर आगे हुआ पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मूल्यांकन हुआ। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि नई शिक्षा नीति में राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया। ग्रामीण परिवेश एवं आवश्यकताओं के अनुरूप अनुसंधान कार्य करके कम मूल्य की उपयोगी तकनीकी विकसित करने को प्रोत्साहन मिल सकेगा।